इतना कहकर के वह फिर से महक पर भड़क गया कि तुमने मेरे घर का कॉल आया था तो बताया क्यों नहीं? तुम्हें क्या मैं नोट करके दूँ? यह नंबर घर का है और यह मुझे ट्रांसफ़र करना है। इस बात को सुनकर के महक अभी बोलने वाली होती है कि तभी फिर से विहान बोला, आइंदा आज के बाद कभी भी मेरे घर वालों के फ़ोन रुकने नहीं चाहिए। मुझे ट्रांसफ़र होना चाहिए, भले ही मैं कितना भी बिजी क्यों ना रहूं। समझी तुम? इतना सुनकर के महक कुछ नहीं बोली और अपना बैग उठाई और अपने कैबिन से बाहर जाने लगी। वह इस वक्त रोंदू सी शक्ल बनाई हुई थी। उसको इस तरह से देखकर विहान को भी और पछतावा होने लगा कि उसे इस तरह से नहीं डांटना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही डांट दिया था। और फिर वह कल की बातें याद करने लगा कि वह कितनी मासूम है, उसने कितने दुख झेले हैं, फिर भी वह इतने दुख झेलने के बावजूद भी मैं उसे कितना परेशान करता हूँ, वह भी खुशी खुशी झेल लेती है। मुझे ऐसा उसके साथ नहीं करना चाहिए था। मैं अगर उसके साथ इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता तो वह सच में पता नहीं क्या क्या दिमाग में सोची जाएगी, और इस तरह से तो वह सिर्फ मेरे बारे में ही सोचेगी ना। तभी उसके होठों पर स्माइल आ गई। उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से सिरा था। उसने कहा, बॉस, यह धमकी भरा मैसेज भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि मल्होत्रा के कुछ आदमियों ने इस तरह से मैसेज भेज रही हैं। मैं उनका लोकेशन पता कर लिया हूँ, अपना काम कर भी दिया हूँ, उन्हें उठा भी लाया हूँ। क्या आप आना चाहेंगे या फिर मैं अपने तरीके से देख लूँ? विहान बोला, नहीं नहीं, मैं आता हूँ, बस थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि मेरे साथ कोई है जिसे मुझे उसे सेफ घर पहुँचाना है। सिरा समझ गया और कहने लगा, मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हो। मिस मल्होत्रा आपके साथ है ना? विहान महक के कैबिन से बाहर निकलते हुए बोला, अब फ़ोन चुपचाप से रख दे, बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो तुम। तभी सिरा बोला, अरे भाई, काम के समय काम, बट दोस्ती के टाइम दोस्ती तो निभा लो। इतना भी मुझसे छुपना क्या, जब मुझे सब पता है तो। आखिर वह है बड़ी कमाल की, एकदम तुम्हारी टक्कर की, एक नहीं चलने वाली है उसके सामने। बचकर रहना बच्चों। इतना सुनकर के विहान गुस्से में आंखें बड़ी किए हुए सिरा को बोला, चुपचाप से फ़ोन रख दो, वरना मैं आकर के इतना मारूंगा ना कि। अभी वह इतना बोला ही था कि सिरा ने फ़ौरन से कॉल कट कर दिया, क्योंकि जहाँ तक बात विहान के पर्सनल लाइफ की हो और बात कुछ उल्टा हो तो किसी को नहीं छोड़ता था। वह दोस्त हो या फिर भाई हो, उससे सब डरते थे और उसके गुस्से से भी सब वाकिफ़ थे। जी हाँ, सिरा और रघु विहान के बचपन के दोस्त हैं। दोनों एक अनाथ थे। उन दोनों को मिस्टर खन्ना ने ही लेकर आए थे। सिरा और रघु सड़कों पर मारे मारे फिर रहे थे। मिस्टर खन्ना अपने घर में उन दोनों को अपने बच्चों की तरह परवरिश किया, पढ़ाया लिखाया। वो दोनों अपने अपने पैरों पर खड़े भी हैं। आज वो दोनों पुलिस ऑफिसर हैं। वह भी खुफिया सभी गलत कामों को अंजाम देने वाले को उनके गैंग में मिलकर के सब सबूतों का पता लगाना और उसके बाद उनका सफाया करना। बहुत पहुँचे हुए ऑफिसर थे। विहान के हर साथी बिजनेसमैन पर कड़ी नज़र रखते थे, ताकि विहान और उसके परिवार वालों को कोई नुकसान न हो। जब खन्ना मैंसन में पार्टी या कोई बड़ी बात हो तभी जाते थे, वरना वहाँ से दूर रहते थे। ये क्योंकि आपको स्टोरी में आगे पता चल जाएगा। अचानक से कैबिन से निकलते हुए उसकी नज़र घड़ी की ओर गई। रात के 11 बज रहे थे और सुनसान रास्ता। उसे होश आया और वह फ़ौरन से अपना कार का की, फ़ोन और ब्लेजर उठाया और फ़ौरन से ऑफिस से बाहर आया और खुद में ही बोले जा रहा था, यह लड़की मुझे पागल कर देगी, और कैबिन का दरवाजे पर ज़ोर से मारता है। इतनी देर हो गई है, वह बता भी नहीं सकती थी कि इतना रात हो गया है, और वह देखो निकल भी गई है, और वह घर कैसे जाएगी। वह बस यह सारी बातें खुद में ही बड़बड़ाई जा रहा था।
क्या उसकी जगह कोई और होता तो वह भी यहाँ पर रुकता। उधर महक ऑफिस के बाहर टैक्सी ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे कोई भी टैक्सी इस वक्त नहीं मिलती है। यह सब उस खड़ूस के कारण हुआ है ना। मैं उसके चक्कर में इतनी देर रात यहाँ पर रुकती और ना ही मुझे यहाँ पर टैक्सी लेने के लिए ना ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। महक विहान को कोसी जा रही थी। वह रास्ता पूरी तरह से सुनसान था, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे रास्ते को देख करके महक को डर भी लग रहा था, लेकिन वह अपने चेहरे पर उस डर को आने देना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर वह डरती या फिर उसके फेस से लगता कि वह डर रही है तो लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। महक को सामने से हॉर्न की आवाज़ आई, जिसे सुनकर महक को लगा कि शायद कोई टैक्सी आ रही है, पर उस वक्त वहाँ से कोई टैक्सी नहीं, बल्कि सामने से 2-3 बाइक वाले आते हुए नज़र आते हैं। वह बाइक वाले अपने मस्ती अंदाज में बाइक चलाते हुए आ रहे थे। उनका ध्यान अपने ही बातों में था, साथ ही साथ वह तीनों गाना भी गुनगुनाए जा रहे थे। जब उन तीनों ने अचानक से वहाँ महक को सड़क के बीचों बीच अकेले खड़ा देखा तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वह लोग महक के सामने आकर खड़े हो गए। उसमें से एक आदमी बोला, अबे देख, यह कितनी सुंदर है। और यह कहते हुए वह अपने बालों पर हाथ फिराए जा रहा था। और तभी दूसरा बोला, क्या बात है मैडम, इतनी रात हो गई है और अकेले यहाँ पर, चलो हम लिफ्ट दे देते हैं तुम्हें। महक ने गुस्से से उन लोगों की तरफ देख कर के बोली, नो थैंक्स। तभी तीसरा आदमी बोला महक को देखकर, ओए मैडम, यह थैंक्स कह कर के इंग्लिश वेस्ट मत करो, और अपनी बाइक से उतर गया और बोला, चलिए मैडम, हम आपको छोड़ देते हैं। वह आदमी महक का हाथ पकड़ लेता है। तीसरे आदमी को उतरता देख करके पहले और दूसरा भी बाइक से नीचे उतर आता है और महक के करीब आकर के कहने लगता है, क्या मैडम, हम आपको कोई गुंडे बदमाश लगते हैं क्या, जो आप इतना घबरा रही हैं। और इतना कह कर के वह सभी हंसने लगते हैं और एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। महक कैसे भी करके अपना हाथ उन लोगों से छुड़ा लेती है और अपने कदम पीछे कर लेती है। उन लोगों को जब महसूस होता है कि महक ने अपना हाथ उन लोगों से छुड़ा लिया है और वह काफ़ी डर रही है, तो वह महक की ओर देख कर के उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। महक उन लोगों को रोकती है और अपने कदम पीछे लेने लगती है और कहती है, जो तुम लोग कर रहे हो यह बहुत गलत है, रुक जाओ यहीं पर, वरना बहुत बुरा होगा तुम लोगों के साथ। तभी उसमें से एक आदमी बोला, वरना क्या कर लोगी। ए मैडम, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम लड़की हो और चाहकर भी हमारा सामना नहीं कर सकती हो। चुपचाप से हम जो कह रहे हैं उसे मान लो, वरना अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इतना बोल करके वह तीनों फिर से ठहाके लगा कर के हंस पड़े थे। तभी वहाँ से एक ब्लैक कार गुजरती है। महक उस कार को देख करके ज़ोर से चिल्लाती है, प्लीज़ हेल्प मी। लेकिन वह कार वहाँ से जैसे आई थी वैसे ही चली जाती है। कार को जाता देखकर महक का चेहरा उतर जाता है। वहीं वह सारे बदमाश ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। वह कार थोड़ी दूर जाकर के रुक जाती है, जिस बात से वह सारे बदमाश बिल्कुल अनजान होते हैं। उस कार से विहान बाहर निकलता है और महक को उन बदमाशों के बीच घिरा हुआ देखा। उसके हाथों की मुठ्ठियाँ पूरी तरह से कस गई थी। वह आंखें लाल किए हुए उन लोगों की तरफ देखे जा रहा था। विहान चल कर के उन लोगों के पास आता है। वह बदमाश महक को वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर विहान उन लोगों के बीच जा कर के खड़ा हो जाता है और बहुत ही शांत होकर उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर वह लोग वहाँ से जाने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होते हैं। विहान को वहाँ देखकर महक भी सेफ फील करने लगती है। वह लोग विहान से बोले, ओए हीरो,
तू जा यहाँ से और इस लड़की को हमारे हवाले कर दे। तेरा इस मामले में कुछ काम नहीं है। विहान महक की तरफ देखता है, फिर उन लोगों की तरफ देखकर बोला, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। भूल जाओ कि मैं इस लड़की को तुम लोगों के हवाले करूँगा, और अगर मेरे कहने के बाद भी तुम लोगों में हिम्मत है तो इस लड़की को मेरे सामने से ले जाकर के दिखा दो। वह सारे आदमी गुस्से से बोलने लगे, तो ठीक है, तुम सीधे तरीके से यहाँ से नहीं जाओगे तो हम अपना दूसरा तरीका भी जानते हैं। विहान को धमकी देते हुए विहान को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन विहान को मार नहीं पाए क्योंकि विहान पहले ही उन पर अपना वार कर देता है। जब उन बदमाशों को लगता है कि विहान से नहीं जीत पाएंगे या महक को उसे बचाकर नहीं ले जा सकते हैं, तो जल्दी से अपने अपने बाइक की ओर बढ़ गए। वह अपने बाइक पर बैठ कर के जाने वाले होते हैं, तभी विहान वहाँ पर भी दौड़ कर जाता है और उन लोगों को मारने लगता है, मगर वह लोग बाइक अपना छोड़ कर के जान बचाकर भाग जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद विहान महक के पास आकर बोला, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? कितनी बार कहा है कि इतनी रात को नहीं निकला करो, मगर गुस्से में तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है यार। मैं कितना समझाऊं तुम्हें, सच में तुम मुझे पागल कर दोगी। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारी वजह से हमेशा मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, परेशान कर देती हो तुम मुझे। जहाँ भी रहती हो परेशानी आ ही जाती है। इतना सुनकर के महक की आंखें भर आई थी। वह सोचने लगी, सच में मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरी वजह से सबको परेशानी हो जाती है। तभी विहान को लगा कि महक काफ़ी उदास हो गई है, उसने कुछ ज़्यादा ही अभी बोल दिया है, तो बोला, चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ तुमको। महक बोली, जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने घर जा सकती हूँ खुद से। महक ने उसे साफ मना कर दिया और वह खुद ही सड़कों के किनारे जाने लगी। विहान को अपने आप को ऐसे इग्नोर होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और उसने ज़बरदस्ती महक का हाथ पकड़ा और खींच करके अपनी कार की तरफ लेकर गया। इधर महक बहुत ज़्यादा ही विहान को रोकने की कोशिश कर रही थी। विहान सर, मुझे छोड़ दीजिए, मेरा हाथ, मैं चली जाऊंगी। विहान सीधे उसके हाथ को पकड़ा और ले जाकर के धक्का दिया और सीट पर बैठा दिया और दूसरी तरफ से जाकर महक के पास वाली सीट पर बैठ गया। विहान ने ड्राइवर को आगे गाड़ी चलाने का इशारा किया। ड्राइवर विहान का इशारा समझकर कार स्टार्ट कर देता है। विहान महक से बोला, सॉरी, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, मगर तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाता कि मेरे सामने किसी लड़की के साथ। इतना कह कर के वह रुक गया। अपने कांपते हाथों से महक के हाथों को अपने हाथों में लिया और बोला, महक, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम क्यों इतनी ज़िद्दी हो? प्लीज़ ऐसा दोबारा गलती कभी मत करना। यहाँ बहुत से ऐसे घूमते रहते हैं बदमाश, जिसे रोक पाना बहुत मुश्किल है। अगर हो ना हो मैं वक्त पर नहीं आता और तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो जाती तो। तभी महक बोली, तो हो जाती ना, होने देते, आप बीच में क्यों आए? मेरी वजह से आप खतरा मोल क्यों लिए? अगर आपको कुछ हो जाता तो आपके घर वाले परेशान होते ना। मेरे तो घर वाले हैं ही नहीं, तो मेरे लिए कोई परेशान नहीं होगा, मगर आपकी तो दादी माँ है ना, उनको तो बहुत परेशानी होगी। आपकी फ़िक्र करती हैं। आप क्यों आए मेरे को बचाने बीच में? आपको नहीं आना चाहिए था ना। तभी महक की आंखों का एक बूंद आंसू टपक करके सीधे विहान के हाथ पर गिरा। विहान एक पल के लिए तो सकते में आ गया कि महक रो रही है। पता नहीं, न चाहते हुए भी विहान के दिल में एक टीस सी उठी। वह अपना सर उठा कर के महक को देखा। महक का चेहरा पूरे आंसुओं से भरा हुआ था। विहान उसके आंसू अपने हाथों से साफ किया और बोला, महक, तुम समझती क्यों नहीं हो? आगे से ऐसी बेवकूफ़ियाँ बिल्कुल नहीं करना।
वरना उन लोगों को वापस बुला लेता हूँ। आराम से वह तुम्हें ले जा कर के समझाएंगे अपने तरीके से। यह सुनना था कि महक बड़ी बड़ी आंखें करके विहान की तरफ देखने लगी। विहान जो इस वक्त महक को ही देख रहा था, यह देख कर के विहान मुस्कुराने लगा। महक विहान को मुस्कुराता देख कर के बोली, ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह मैंने आपके कहने पर यहाँ पर आपके कार में बैठ गई, वरना मैं खुद ही चली जाती। मैं आज बहुत लेट हो गई हूँ। नैना कितनी बार कॉल कर चुकी है और मैं उसे रिप्लाई भी नहीं दी क्योंकि वह बदमाश। तभी वह रुक गई। विहान अभी भी महक का हाथ पकड़ा हुआ था। ज़ोर से वह बोला, डोंट वरी, मैं हूँ ना। महक तो सच में डर रही थी कि उसके साथ अचानक क्या हुआ। उसकी दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ थी, जिससे विहान बिल्कुल भी अनजान नहीं था। वह जानता था कि महक पर क्या गुजर रही होगी, इसीलिए उसने उसका हाथ अपने हाथों में थाम कर रखा हुआ था। उसको इस तरह से डरे हुए देखा तो विहान मुस्कुराते हुए बोला, कुछ भी करो, लेकिन मैं तो यही समझूंगा ना कि मेरे कहने पर तुमने मेरे कार में आकर बैठी हो, वरना मैं तो उन बदमाशों को फिर से बुला लेता। तभी महक मुंह फेर करके बोली, पागल कहीं के खड़ूस। विहान उसकी यह बात सुन चुका था और बोला, क्या कहा आपने? आप मुझे खड़ूस बोलती हैं? ओ अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि आप ही की वजह से यह शब्द काफ़ी चर्चा में आ गए हैं। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी अब यह शब्द बोलने लगे हैं और यह सिर्फ आपकी वजह से ही हो रहा है। महक न चाहते हुए भी उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। यह देख कर के विहान भी मुस्कुरा उठा कि चलो किसी तरह से तो यह हंसते हुए काफ़ी खूबसूरत लगती है। मैं इसे सैड बिल्कुल नहीं देख सकता हूँ। पता नहीं उसे क्या हो रहा था, वह खुद ही फीलिंग्स को भी नहीं समझ पा रहा था। दिल दिमाग कुछ और ही कह रहा था उसका। विहान एक पल फिर से महक को देखा और दूसरी तरफ बोला, आर यू फीलिंग बेटर? महक ने बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बीच सड़क पर ही ड्राइवर अचानक से गाड़ी का ब्रेक लगाता है, जिस कारण महक विहान के गले लग जाती है, लेकिन जल्दी जल्दी उठने के चक्कर में उसके बाल विहान की शर्ट के बटन में उलझ जाते हैं। महक उसे निकालने की कोशिश करती है पर निकल नहीं पाती है। महक को इतना परेशान होते हुए देखकर विहान उसे अपने से दूर करता है और बोला, मैं ट्राई करता हूँ, तुम बस रिलैक्स रहो। विहान ने पूछा। महक बोली, कुछ नहीं, बस हाँ में जवाब के साथ सर हिला दी। विहान महक के रजामंदी मिलते ही बाल निकालने लगता है। कुछ देर में ही विहान महक के बाल निकाल देता है। विहान के बाल निकालते ही महक दूर जाकर बैठ जाती है और विहान भी ऑकवर्ड होकर के खिड़की के बाहर देखने लगता है। विहान महक से बोला, अपने घर का एड्रेस तो बता दो। महक उसे घूर करके देखती है और फिर बता देती है। वैसे महक का घर का एड्रेस तो विहान जानता ही था, मगर वह ये नहीं बताना चाहता था कि विहान महक के घर पर जा चुका है। अभी तक महक ये बात नहीं जानती है और ना ही नैना ने ये बात बताई थी। विहान ने नैना को मना किया था ये बात बताने से। थोड़ी देर में महक अपने घर के सामने पहुंच जाती है और ड्राइवर को रोकने को बोलती है। ड्राइवर भी महक की बात मान करके वहीं पर गाड़ी रोक देता है। महक विहान की तरफ देखती है, लेकिन विहान तो अपने फ़ोन में बिजी होता है, जिसे देखकर महक अजीब सा मुंह बनाकर कार से बाहर निकल जाती है। महक के कार से उतरते ही ड्राइवर वापस से कार स्टार्ट करता है, पर विहान अचानक से कहता है, 1 मिनट रुको। महक वहीं रुकती है और विहान बोला, कल से अब तुम्हें लेने और छोड़ने ऑफिस की कार आएगी और आएगी भी कल। तुम सुबह रेडी रहना, चाहे वह कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। अब से तुम ऑफिस के कार में ही जाओगी और आओगी। इतना सुनकर के महक बोली, थैंक यू सर, बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। विहान बोला, ज़रूरत क्यों नहीं है?
मैं जो कह रहा हूँ वह तुम्हें मानना होगा। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, ना कि तुम मेरी बॉस हो, समझी? और ड्राइवर को इशारा किया कार स्टार्ट करने को। तभी महक पीछे मुड़ी और बोली, खड़ूस कहीं के, केवल खुद की ही मनमर्जियाँ करना होता है। यह बात विहान सुन चुका था और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, पर वह हंसा क्यों? शायद उसके इस तरह बोलने से उसे अब गुस्सा नहीं, उस पर हंसी आती है। अगर वह यही बात कोई और बोलता तो वह उसे छोड़ता बिल्कुल भी नहीं, पर न चाहते हुए भी महक को कुछ नहीं बोलता। देखते ही देखते विहान की कार उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। पीछे खड़ी महक जाते हुए कार को देखती है। वह अपने आप से बोली, मैं भी कैसे इंसान को थैंक यू कहने का सोच रही थी। इस इंसान को तो मेरी थैंक यू की कोई वैल्यू ही नहीं है। इसे क्या पता मैं बहुत कम लोगों को थैंक यू कहती हूँ। चलो, इसको ही किसी की थैंक यू की कदर नहीं है, मुझे क्या। चल महक, वैसे ही बहुत देर हो गई है और भूख भी बहुत तेज़ लगी है। महक अपने घर के अंदर चली जाती है। नैना, जो पहले ही अपने ऑफिस से आ चुकी थी, वह महक का इंतज़ार कर रही थी। महक को आता देखकर उसकी फ्रेंड नैना महक से इतनी देर आने का कारण पूछती है, लेकिन महक ने नैना को कॉल करके बताया ही नहीं होता है कि वह इतनी देर से आएगी। नैना को बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी और उसने महक को बहुत बार कॉल भी किया, लेकिन महक का कॉल लगा ही नहीं, और लगा तो उसने रिसीव ही नहीं किया, क्योंकि महक उस वक्त गुंडों के बीच में फंसी हुई थी। महक, ऑफिस में ज़्यादा देर हो जाया करे तो कम से कम मुझे बता दिया करो। तुमको पता भी है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। एक तो तुम्हारे लिए यह जगह थोड़ी अलग है, इस एरिया में तुम कभी भी नहीं सरवाइव की हो। तुम तो बस अपने घर और कंपनी को ही देखा करती थी और जाती आती थी। यहाँ की सड़क तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। इस एरिया में कभी तुम कदम नहीं रखी हो। तुमको कुछ भी हो जाता तो बताओ मैं क्या करती। नैना सच में महक के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र किया करती थी। वह भी अभी तक खाना नहीं खाई थी, महक को देखने के चक्कर में कि महक अभी तक क्यों नहीं आई है। वह महक को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। नैना एक माँ के जैसे परेशान होती थी महक के लिए। महक रिलैक्स होकर के उसके पास बैठ गई और बोली, रिलैक्स मेरी जान। वह एक्चुअली क्या है ना कि ऑफिस में बहुत काम था, उस चक्कर में समय का पता ही नहीं चला। तो नैना ने उसे देखते हुए यह पूछी, तू अकेले ऑफिस से आई है, तुझे किसने छोड़ा? क्योंकि अभी मैं घर के बाहर एक कार देखी थी, कहीं तेरा बॉस तो नहीं था, वही खड़ूस घमंडी। नैना की बातों से महक थोड़ी सी नाराज़गी में बोली, उसका नाम विहान खन्ना है, इसीलिए उन्हें खड़ूस कुमार कहना बंद करो। नैना, जो महक से थोड़ी सी दूर पर खड़ी थी, वह महक की इस तरह से बिहेवियर को देख करके वह उसके पास आकर के खड़ी हो जाती है। नैना उसके इर्द गिर्द घूम कर के देखने लग जाती है, क्योंकि आखिर महक को क्या हो गया था, वह उसकी बात पर इतनी ज़्यादा नाराज़ क्यों हो रही थी। और बोली, ऐसे कैसे ना करूं, तू ही तो कहती है ना कि मैं कह रही हूँ, तो इतना बुरा क्यों लग रहा है। नैना अपना एक कंधा महक के कंधे से मारते हुए कहती है, कोई बात नहीं है, मैं जाकर फ्रेश होती हूँ और तुम खाना लगाओ जल्दी, मुझे बहुत भूख लगी है। महक इतना कह कर के वहाँ से चली जाती है। वह ज़्यादा देर नैना से यहाँ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। नैना भी उसे इस तरह से देख कर के बोलती है, लगता है कुछ तो पक रहा है इन दोनों में, और कुछ हो इन दोनों का, यही तो मैं चाहती हूँ, ताकि महक सेफ रहे। नैना महक के बातों को बीच में ही छेड़ते हुए खुद से कहने लगती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इसका दिमाग कहीं और घूम रहा है। पर अगले ही पल खुद पर गुस्सा करते हुए, क्या नैना, तू भी ना क्या क्या सोचती रहती है, चल खाना लगा, उसे भूख लगी होगी इसीलिए वह इतनी चिड़चिड़ी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, और भूख तो मुझे भी लगी है ना, मैं भी तो अभी तक नहीं खाई। लेकिन इसने एक बार भी मुझसे पूछा नहीं कि तुमने खाना खाया कि नहीं।
वैसे कोई बात नहीं। नैना जाकर के खाना टेबल पर लगा देती है। महक आकर के खाना खाती है और कहने लगी, तुम अभी तक खाना नहीं खाई हो, चलो आराम से फटाफट बैठ जाओ और तुम भी खाओ। और बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर के अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है ताकि नैना उसे अब और कुछ ना पूछे। वह नैना से बच रही थी ताकि वह सब बदमाशों वाली बातें उसे पता न चले। अगर वह जानेगी तो उसके लिए और ज़्यादा फ़िक्रमंद होगी। नैना महक को इस तरह से प्रॉब्लम में देखकर वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। इसीलिए वह नहीं चाहती थी कि नैना परेशान हो। वह सब जान करके नैना बाहर बैठी थी और बोली, वाह बेटा, इतना छुपाना क्या? तुझे क्या लगता है मेरे से बात न करके तुम मुझसे बच सकती हो? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पता तो मैं करके ही रहूँगी। आखिर तुम्हारी दोस्त जो हूँ और तेरे बारे में अच्छा भला जानना मेरा हक़ है और इस हक़ को किसी भी हाल में मैं ना छोड़ूंगी मेरी प्यारी सी दोस्त। और यह कह कर के नैना भी सोने अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी तरफ विहान अपने घर पहुंचने से पहले वह सेरा के कहने पर वह अपने सीक्रेट जगह पर जाता है। एक आदमी चेयर से लगा कर के बांधा गया था और उसके चेहरे पर काला मास्क लगाया गया था। वह आया और सेरा और रघु के पास बोला, हटाओ इसका मास्क। रघु ने उसका मास्क हटा दिया, जिसे देख कर के विहान बोला, अब बताओ तूने मैसेज क्यों भेजा था? धमकी भरा? क्या साबित करना चाहता था? कौन बोला था तुझे इस तरह से घटिया हरकत करने की? वह आदमी बहुत ज़्यादा डर से कांपने लगा था। विहान की शक्ल ही ऐसी बनी हुई थी। इस वक्त गुस्से से आंखें लाल। वहाँ पर एक चेयर रखी हुई थी। उसने वह चेयर खींची और उस पर राजा की तरह बैठ गया और बोला, बताता है या फिर मैं अपने तरीके से तुमसे। अभी वह इतना बोला ही था कि तभी वह आदमी खुद से बोलने लगा, माफ़ कीजिए बॉस, मैं तो किसी के कहने पर ऐसा कर रहा था। विहान दांत पीसते हुए बोला, तो बता किसके कहने पर तुम यह सब किया है? वह आदमी डर से हकलाते हुए ज जीवन मल्होत्रा। यह सुनना था कि विहान उठा और अपने हाथों की मुट्ठियाँ बनाया और उस इंसान के मुंह पर एक गुस्सा दे मारा, जिससे उसके होठों से ब्लड निकलने लगा। वह बोला, मैं तो बता दिया था, फिर आपने मारा क्यों? क्योंकि तुमने उसको तकलीफ़ दिया। उस मल्होत्रा के कहने पर मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर के रघु से बोला, इसे ले जाकर के सीक्रेट रूम में बंद कर दो। आज रात यह यहीं रहेगा, तब अकल ठिकाने आ जाएंगे और फिर अपने काम में लगा देना इसे। रघु उसे लेकर चला गया। सेरा बोला, रिलैक्स, तू बस रिलैक्स कर, ले ये ठंडा पी। वह उसकी तरफ देखा। उसका दिमाग काफ़ी गर्म था, इसीलिए उसने सेरा के कहने पर कोल्ड ड्रिंक लिया और पीने लगा। उसका दिमाग थोड़ा शांत हुआ तो वह बोला, चल ठीक है, मैं निकलता हूँ, काफ़ी रात हो गया है, घर पर वेट कर रहे होंगे। और हाँ, तुम दोनों भी घर जाओ और इस तरह से रातों में भ्रमण मत किया करो, थोड़ा रिलैक्स किया करो, अपना ख्याल रखो। तभी वह पीछे मुड़कर आया और बोला, एक बात और है सेरा, आज हम ऑफिस से बाहर निकल रहे थे कि 3 गुंडे हमारे पीछे पड़ गए, आई मीन्स कि उस लड़की पर। तभी सेरा बोला, उस लड़की पर नहीं, हमारी भाभी पर। तो बताओ कौन है वह? अभी मैं जाकर के उसके हाथ पैर तोड़ता हूँ। रघु तो यहाँ तक कि वह डंडा भी उठा लिया था और बोला, चल भाई, कौन है वह, एक बार फ़ोटो दिखा दे। यह देख कर के विहान स्माइल करते हुए बोला, रिलैक्स, तुम दोनों रिलैक्स करो, मैं उन सबको बहुत पीटा है, इसकी फ़िक्र नहीं करो। वह कभी दोबारा महक पर हाथ तो क्या, नज़र उठाकर भी नहीं देखेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। और वैसे भी महक के लिए मैं इंतज़ाम कर दिया है, वह ऑफिस के कार से ही आएगी और जाएगी भी। तभी सेरा उसे चिढ़ाने के लिए स्माइल करते हुए बोला, ओ जान, प्यार में पड़ चुका है। अच्छा, मेरा भाई प्यार भी कर सकता है किसी से और बता भी नहीं सकता, ऐसा कैसा हो सकता है? और वह भी ऐसी लड़की से जो खुद ही उस इंसान को टक्कर दे और डरे बिना, जिसे सब डरते हैं।
वह लड़की डरती नहीं है, बताओ। विहान बोला, ऐसे ही तो चाहिए, सब मुझसे डरेंगे तो एक तो ऐसी होनी चाहिए ना कि मुझे ना डरे, तभी तो मैं उसके कंट्रोल में रहूँगा ना, और सही गलत वही तो बताएगा। तभी रघु बोला, मतलब कि तुम सच में प्यार में पड़ चुके हो। उसका बात सुनकर के सेरा बोला, अरे हाँ, अभी तुझे समझ में नहीं आया, तभी तो वो ऑफिस की गाड़ी से ही बोला है, जाने और आने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए। इतना सुनना था कि विहान गुस्से में उन दोनों को घूर रहा था और बोला, अब बंद करो अपनी यह बकवास बातें, मुझे घर जाना है। और एक काम करो, तुम दोनों भी फ़ौरन से घर जाओ, मजाक बिल्कुल नहीं। और हाँ, अपना ख्याल रखना, कोई भी बात हो मुझे कॉल करना। सेरा बोला, डोंट वरी, तुम टेंशन क्यों लेते हो, हमारे पास बहुत से इंतजाम हैं, इसीलिए तुम बेफिक्र रहो। विहान अपनी गाड़ी में बैठा और अपने घर पहुंचता है, जहां कल्पना जी और ममता जी सोफे पर बैठी हुई थी। ममता जी लैपटॉप ली हुई थी। विहान अपनी माँ और दादी के बीच में जाकर के बैठ जाता है और उनके पैर छूता है, और कल्पना जी बोलती हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन, इस बार भी आपकी कंपनी ने पिछले साल से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है। कल्पना जी ने बिना विहान की तरफ देखे ही लैपटॉप पर ध्यान देते हुए बोली। यह सुनकर के विहान बोला, तो दादी माँ, आप मुझ पर नज़र रख रही हैं। यह सुनकर के ममता जी बोली, नज़र तो रखनी पड़ेगी न बेटा, आखिर हमारा बेटा इतना बड़ा एम्पायर अकेले संभाल रहा है, तो थोड़ी बहुत तो हेल्प करनी ही पड़ेगी ना। यह सुनकर के विहान बोला, माँ, आप भी दादी के साथ में मिली हुई हैं, मुझे जल्दी से खाना खिला दीजिए, बहुत भूख लगी है। ममता जी बोली, अभी लगा रही हूँ। विहान बोला, ओके मॉम, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने। वह सोफे से उठता कि कल्पना जी बोली, विहान, तुम्हें पता है कल कुछ तो है ना। वह अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोला, क्या है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। तभी अचानक से वह स्माइल करते हुए कल्पना जी को गले लगाता है और कहता है, सिमरन का कल बर्थडे है, तो पार्टी तो बनता है उसके आने की खुशी में, और उसके जन्मदिन के लिए भी। विहान बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो कल पार्टी करते हैं। और वह अपने कमरे में चला जाता है और टॉवल लिया और वॉशरूम चला गया। वह शावर लेता है और फ़ौरन से चेंज करके नीचे आता है। डाइनिंग टेबल पर ममता जी उसका डिनर लगा चुकी थी। डिनर करने लगा। ममता जी बोली, तो कल पार्टी है, यह बात हम सिमरन को नहीं बताएंगे, और ऐसा लगेगा उसे कि हमें उसका बर्थडे याद ही नहीं है। यह सुनकर के विहान भी स्माइल करने लगा। ममता जी को वह बोला, माँ, आजकल आप भी बहुत आइडियाज़ बता रही हैं। तभी कल्पना जी बोली, आखिर बहू किसकी है। विहान कहा, तो ठीक है, हम लोग नहीं बताएंगे, उसे सरप्राइज़ देंगे। इस वक्त सिर्फ कल्पना जी और ममता जी ही जगी हुई थी, बाकी घर के लोग सो चुके थे। सिमरन आज पूरा दिन शॉपिंग करके थक चुकी थी। वहीं विक्की भी आज ऑफिस में ज़्यादा काम किया था, जिसके वजह से वह थक गया था। और मिस्टर खन्ना तो अपने कमरे में अपने ऑफिस के सारे मैनेजमेंट घर से ही करते थे। वह बैठे बैठे क्या करते, तो उन्होंने घर पर ही अपना जो भी काम होता वह कर दिया करते थे, जिससे विहान की मदद भी हो जाया करती। तो चलिए मिलते हैं कल पार्टी में, और यह पार्टी बहुत ही ग्रैंड पार्टी होने वाली है। इस पार्टी में महक भी इनवाइटेड है, तो अब मज़ा और आने वाला है। तो बने रहिए इस स्टोरी के साथ। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।